तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक और नई एक तरह से सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से लस्ट स्टोरीज़ के बारे में। इसका सेक्शन 1 आपको पहले देखने को मिल चुका है और सेक्शन 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये एक तरह से आज ही के दिन नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसका रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज़ के बारे में टोटल जितनी भी डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। लस्ट स्टोरीज 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर द्वारा निर्देशित 4 लघु फिल्म खंड शामिल हैं और यह 2013 की एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज की अवधारणा पर आधारित है। RSVP के रोनी स्क्रूवाला और फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट की आशी दुआ द्वारा सह निर्मित इस फिल्म में आकाश ठोसर के साथ राधिका आप्टे, भूमि पेडनेकर, मनीषा कोइराला और कियारा आडवाणी जैसे कलाकार शामिल हैं। विकी कौशल, नेहा धुपिया एंड अदर्स। लस्ट स्टोरीज जौहर, बनर्जी, अख्तर और कश्यप की 3 एंथोलॉजी फिल्मों में से दूसरी है। इससे पहले 2013 में बॉम्बे टॉकीज और उसके बाद 2020 में घोस्ट स्टोरीज आई थी, जिसे बाद में नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया था। फिल्म को 47वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। आप्टे के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या लघु श्रृंखला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कालिंदी राधिका आप्टे एक कॉलेज प्रोफेसर अपने एक छात्र तेजस आकाश ठोसर के साथ वन नाइट स्टैंड में शामिल होती है। अगली सुबह वह खुद को आश्वस्त करती है कि यह केवल एक बार की घटना थी, लेकिन बाद में छात्र शिक्षक संबंधों की शक्ति गतिशीलता पर जोर देती है। पूरे खंड में कई दृश्य बुने गए हैं जिनमें कालिंदी को एक साक्षात्कार के अंदाज में ऑफ स्क्रीन किसी से बात करते हुए दिखाया गया है। इन कट्स के दौरान वह बताती है कि उसने मिहिर नाम के एक आदमी से शादी की है जो उससे 12 साल बड़ा है और उसका करीबी विश्वासपात्र बना हुआ है। प्रेम की उनकी साहसिक कहानियों और कई अल्पकालिक रिश्तों से प्रेरित होकर कालिंदी भी अपनी खुद की कामुकता का पता लगाने के मिशन पर है। वह अपने सहकर्मी नीरज रणदीप झा के साथ डेटिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन एक विवाह में उसके दृढ़ विश्वास और उसकी यौन अजीबता के कारण उससे रिश्ता तोड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि तेजस अपनी सहपाठी नताशा रिधि खाखर के साथ रिश्ता शुरू कर रहा है, जिसे तेजस सख्ती से नकार देता है। उससे कबूल करवाने के लिए कालिंदी जोड़े का जुनूनी तरीके से पीछा करती है, नताशा के प्रति अभद्र व्यवहार करती है और यहाँ तक कि सबूत ढूंढने के लिए तेजस के कमरे में भी घुस जाती है। अंत में अपनी हताशा में कालिंदी ने तेजस से कहा कि वह उसमें रुचि रखती है और वह नताशा के साथ उसके लिए शुभकामनाएं देती है। तेजस उसे बताता है कि वह उसकी भावनाओं से अनजान था और उसके लिए नताशा को छोड़ने को तैयार है, जिस पर कालिंदी जवाब देती है, क्या तुम पागल हो? मैं शादीशुदा हूँ। सुधा, भूमि पेडनेकर एंड अजीत नेल भोपाम गुप्त रूप से एक भावुक यौन संबंध में हैं। यह पता चला है कि सुधा उनकी नौकरानी है जो उनके बैचलर अपार्टमेंट लिए रोजाना आती है। अजीत के माता पिता कुछ समय के लिए रहने के लिए आते हैं, जिसके दौरान सुधा को अजीत से केवल अज्ञानता अर्जित करने के बावजूद परिवार के लिए लगन से काम करते दिखाया गया है। एक दिन एक परिवार अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आता है और सुधा चुपचाप दुखी हो जाती है।
जैसे ही वह खाना तैयार करती है, वह देखती है कि दोनों परिवार प्रसादी को अंतिम रूप दे रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। सुधा उन्हें चाय परोसती है और देखती है कि अजीत अपने कमरे में अपनी होने वाली दुल्हन के साथ रोमांस कर रहा है। वह उदास दिखाई देती है क्योंकि अजीत की मां मिठाइयां बांटती है और उसे बधाई देती है। सुधा ने धीरे धीरे मिठाई का एक टुकड़ा खाया और अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करते हुए एक और दिन के काम के बाद अपार्टमेंट छोड़ दिया। बनर्जी जल गए। रीना मनीषा कोइराला, एक बैंकर, अपने पति के करीबी दोस्त सुधीर जयदीप अहलावत के साथ विवाहेतर संबंध में है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने 3 साल तक अपने गुप्त रिश्ते को बरकरार रखा है। रीना के एक बार सुधीर के घर जाने के दौरान सलमान संजय कपूर सुधीर को बताता है कि उसे शक है कि रीना उसे धोखा दे रही है। इससे सुधीर और रीना घबरा गए। रीना का कहना है कि उन्हें सलमान को अफेयर के बारे में बताना चाहिए ताकि वे खुलकर एक साथ रह सकें और वह सुधीर की प्रतिक्रिया से निराश हैं क्योंकि उन्हें यह संभव नहीं लगता। रीना ने सलमान को सुधीर के घर बुलाया। रीना ने सलमान को बताया कि वह अपनी शादी से नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि सलमान को अपने बच्चों के लिए केवल एक मां की जरूरत है, पत्नी की नहीं। जब उसने सुधीर के साथ अपने 3 साल के अफेयर का खुलासा किया तो सलमान टूट गए और उसे अपने बच्चों की खातिर रुकने के लिए कहा। उस रात बाद में युगल बंधन में बंध गए और प्यार करने लगे, जबकि रीना दुखी थी। अगली सुबह वह सुधीर से कहती है कि सलमान को इस अफेयर के बारे में पता है, वह चाहता है कि वह इसे खत्म कर दे और सुधीर कभी भी यह नहीं जान सकता कि सलमान को इस अफेयर के बारे में पता था। मेघा कियारा आडवाणी एक युवा स्कूल शिक्षिका है जिसकी सगाई एक कार्यालय कर्मचारी पारस विक्की कौशल से हुई है। अपनी शादी के बाद मेघा को पता चलता है कि पारस को सेक्स के दौरान लगातार आनंद मिलता रहता है, लेकिन उसे उसके असंतोष के बारे में पता नहीं चलता है। उसका परिवार उस पर बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डालता है क्योंकि उनका मानना है कि यही एकमात्र सुख है जो एक महिला चाहती है। एक दिन मेघा अपनी सहकर्मी रेखा नेहा धूपिया को इब्रेटर का उपयोग करते हुए देखती है स्कूल की लाइब्रेरी में। यह मेघा को भी इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि जब वह इसे घर पर आजमाने की कोशिश करती है तो पारस एक दुर्घटना के कारण अस्त व्यस्त अवस्था में आ जाता है और वह अपने वाइब्रेटर के साथ लिविंग रूम भाग जाती है। पारस की दादी वाइब्रेटर के रिमोट को टीवी का रिमोट समझ लेती हैं और अनजाने में तीव्रता बढ़ाने लगती हैं। मेघा मजे से इसका आनंद लेती है। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। मेघा अंततः चरम सुख पर पहुंच जाती है और उसकी सास, ननद और पारस उसे सदमे में देखते हैं। क्रोधित होकर पारस की मां ने तलाक की मांग की और घोषणा की कि मेघा का गर्भ उसके बेटे के बच्चों को जन्म देने के लिए उपयुक्त नहीं है। 1 महीने बाद पारस मेघा से मिलता है और उससे कहता है कि वह सिर्फ इसलिए उसे तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि उसने गलती की है। अनुराग कश्यप का सेगमेंट। कालिंदी दासगुप्ता के रूप में राधिका आप्टे, तेजस भावे के रूप में आकाश ठोसर, रिधि खाखर एज नताशा ठकराल, नीरज चौधरी के रूप में रणदीप झा, मिहिर दासगुप्ता के नाम से अज्ञात, जोया अख्तर का सेगमेंट। भूमि पेडनेकर एज सुधा महेश्वरी, अजीत खन्ना के रूप में नील भूपालम, रुक्मिणी सोनकारी के रूप में निकिता दत्ता, रसिका दुग्गल एस सोनालिका अतिहारण, बनर्जी का खंड जला दिया, रीना बहल के रूप में मनीषा कोइराला, जयदीप अहलावत सुधीर के रूप में,
सलमान अहमद बहल के रूप में संजय कपूर, करण जौहर का सेगमेंट, कियारा अडवाणी एज मेघा उपाध्याय, विकी कौशल एज पारस उपाध्याय, नेहा धुपिया एज रेखा। लस्ट स्टोरीज को 2013 की एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज की अगली कड़ी के रूप में विकसित किया गया है। इसे रोनी स्क्रूवाला और आशी दुआ ने अपनी अपनी प्रोडक्शन कंपनियों RSVP और फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट के लेबल के तहत सह निर्मित किया है। एंथोलॉजी फिल्म के 4 खंडों का निर्देशन क्रमशः अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बनर्जी और करण जौहर ने किया है। लस्ट स्टोरीज के अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यह फिल्म 15 जून 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म का स्कोर तैयार किया गया था और एक गीत अतिथि संगीतबद्ध समीर उद्दीन द्वारा किया गया था, जबकि बाकी गाने अमित त्रिवेदी, तनिष्क वायु और प्रतीक कुहाड़ द्वारा रचित थे। एक ओपनिंग क्रेडिट 2:14 2 तूने कहा प्रतीक कुहाड़ 3:41 3 मोटरसाइकिल शाशा तिरुपति 1:24 4 आइसक्रीम विभिन्न कलाकारों 1:12 5 दिल्ली वाले नेहा भसीन 0:43 6 जोड़ना विजय यमला 2:37 7 एंड क्रेडिट्स विभिन्न कलाकारों 4:09 कुल लंबाई 16:00। आलोचकों ने फिल्म में महिलाओं के चित्रण और महिला कामुकता की खोज की प्रशंसा की, एक ऐसा विषय जिस पर भारतीय फिल्मों में शायद ही कभी चर्चा की गई है। 8 फिल्म समीक्षक अलका साहनी ने आम तौर पर महिलाओं की संरक्षित कामुकता पर चर्चा करते समय एक महिला के शरीर को दुपट्टे में लपेटने के रूपक का इस्तेमाल किया, एक विषय जिसने कथा में एक केंद्रीय स्थान ले लिया। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में संभवतः कामुक वैम्प्स के रूप में सक्रिय यौन जीवन जीने वाली महिलाओं से जुड़ी ऐसी प्रतिगामी रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए विषय वस्तु को नैदानिक रूप से संभालने की प्रशंसा की। 9 फिल्म में कियारा आडवाणी का हस्तमैथुन दृश्य वाइब्रेटर का उपयोग करते हुए को महिलाओं की कामुकता के स्पष्ट चित्रण के लिए प्रशंसा मिली। द न्यूज़ मिनट की मृदुला आर ने महिलाओं के ईमानदार चित्रण, उनकी मुक्ति, विचार और निर्णय में फिल्म की नवीनता की प्रशंसा करते हुए इस भावना को दोहराया। 11 अन्य लोगों ने भी शानदार महिलाओं जो हठपूर्वक और प्रभावशाली तरीके से बागडोर पकड़ रखी हैं की सराहना की। 12 और कभी कभी पसंद नहीं आने वाली लेकिन निश्चित रूप से भरोसेमंद महिलाएं जो आमतौर पर हमारी स्क्रीन से दूर रहती हैं। टिप्पणीकारों ने फिल्म में महिला नायकों के उपयोग में सूक्ष्मता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे विशेष रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुए कि सभी कहानियों में महिला नायक थीं, इसके बारे में अप्रिय हुए बिना, और कैसे यह भारत के नैतिकता प्रचारकों के चेहरे पर एक अत्यंत समसामयिक तमाचा है, भारत में सेक्स पर नहीं बल्कि बहुसंख्यक लोगों की इस धारणा पर कि संस्कृति में इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाना चाहिए। लस्ट स्टोरीज वास्तविक महिलाओं के बारे में वास्तविक कहानियां बताने के लिए खुशी से सीमाओं को पार करती है, जो अपनी खामियों और इच्छाओं के लिए क्षमाप्रार्थी नहीं हैं और अपने दिल के तारों को यथासंभव बेहतर ढंग से सुधारने में लगी रहती हैं। आखिरकार वासना दूसरे एल शब्द से कभी भी बहुत दूर नहीं है। सुक्तारा घोष द क्विंट के लिए जून 2018 की अपनी समीक्षा में। चलिए निर्देशक के बारे में बात करते हैं। अनुराग कश्यप, जन्म 10 सितंबर 1972, एक भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। फिल्म में उनके योगदान के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें 2013 में ऑर्डरे डेस आर्ट्स 8 डेस लेटरेस नाइट ऑफ द ऑर्डर एंड लेटर्स से सम्मानित किया। एक टेलीविजन धारावाहिक लिखने के बाद कश्यप को राम गोपाल वर्मा के अपराध नाटक सत्या 1998 में सह लेखक के रूप में बड़ा मौका मिला और उन्होंने 5 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की,
जो सेंसरशिप मुद्दों के कारण कभी भी नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने ब्लैक फ्राइडे 2004 का निर्देशन किया, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बारे में हुसैन जैदी की इसी नाम की किताब पर आधारित फिल्म थी। उस समय मामले का फैसला लंबित होने के कारण जिला फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसकी रिलीज को 2 साल तक रोक दिया था, लेकिन व्यापक आलोचना के बाद इसे 2007 में रिलीज किया गया था। कश्यप की अगली कड़ी धूम्रपान निषेध 2007 को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस इसका प्रदर्शन खराब रहा। उनका अगला उद्यम देव डी 2009, जो देवदास का आधुनिक रूपांतरण था, एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद सामाजिक राजनीतिक नाटक गुलाल 2009 और थ्रिलर दैट गर्ल बूट्स 2011। कश्यप की प्रसिद्धि 2 भाग वाले अपराध नाटक गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 से बढ़ी। इसके बाद कश्यप ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक द लंच बॉक्स और जीवनी नाटक शाहिद दोनों 2013 का सह निर्माण किया। पूर्व ने उन्हें अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन दिलाया। उनकी अगली फिल्में एंथोलॉजी बॉम्बे टॉकीज 2013 और ड्रामा अगली 2014 थीं। 2016 में कश्यप ने सीरियल किलर राघव से प्रेरित फिल्म रमन राघव 2 का निर्देशन किया। उनकी अगली फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा मुक्काबाज थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। उसी वर्ष उन्होंने भारत की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज क्राइम थ्रिलर सेक्रेड गेम्स किया, जो विक्रम चंद्रा के इसी नाम के उपन्यास और रोमांटिक ड्रामा मनमर्जियां रोमांटिक ड्रामा। वह एक फिल्म निर्माण कंपनी गुड बैड फिल्म्स के सह संस्थापक भी हैं। कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक राजपूत 3 परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हैं और वाराणसी के पास सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर में तैनात थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ग्रीन स्कूल में और 8 साल की उम्र में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में की। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इस्तेमाल किए गए कुछ स्थान उनके अपने पुराने घर से भी प्रभावित हैं, जहां वह खुद अपने माता पिता, बहन अनुभूति कश्यप और भाई अभिनव कश्यप के साथ रहते थे। अभिनव भी एक फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने मसाला ब्लॉकबस्टर दबंग 2010 से अपने निर्देशन की शुरुआत की। अनुभूति उनकी ज्यादातर फिल्मों में उनकी असिस्टेंट रही हैं। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत डॉक्टर जी 2022 से की, जो एक मेडिकल कैंपस कॉमेडी आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, शेफाली शाह और शीबा चड्ढा ने अभिनय किया था। वैज्ञानिक बनने की इच्छा के कारण कश्यप अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए और हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उन्होंने 1993 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे अंतः स्ट्रीट थिएटर, जन नाट्य मंच में शामिल हो गए और कई नुक्कड़ नाटक किए। उसी वर्ष उनके कुछ दोस्तों ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उनसे डी सिका को पूर्वव्यापी रूप से देखने का आग्रह किया। 10 दिनों में उन्होंने महोत्सव में 55 फिल्में देखीं और विटोरियो डी सिका की साइकिल थीव्स वह फिल्म थी जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। कैरियर डी सिका अनुभव के बाद कश्यप 1993 में अपनी जेब में 5,000 रुपए के साथ मुंबई पहुंचे। जल्द ही पैसे खत्म हो गए और उन्होंने कई महीने सड़कों पर बिताए, छतों पर रहे, समुद्र तटों पर सोते रहे, पानी की टंकी के नीचे और सेंट जेवियर्स कॉलेज लड़कों के छात्रावास में। इसके बाद उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया, लेकिन उनका पहला नाटक अधूरा रह गया क्योंकि निर्देशक की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये मूवी आपको देखने को मिली थी एक तरह से 12 जून 2016 को। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट इसका आपको एक तरह से मूवी आपको देखने को मिली थी और
मैं सीरीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। एक सीरीज भी है और इसके 2 पार्ट की मूवी रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट आपको 2016 में देखने को मिला था और सेकंड पार्ट की जो एक तरह से स्टोरी का जो पार्ट है, यानी एक तरह से अगला पार्ट भी आप बोल सकते हो, वो आज ही के दिन रिलीज हुई है। पिछले जो एक तरह से मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो 120 मिनट है और अपकमिंग जो मूवी आई है उसकी भी लेंथ 130 मिनट लगभग है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे और सेक्शन 2 के बारे में जितनी भी अपडेट थी, एक्सप्लेनेशन थी, मैंने आपको बता दी थी। और अब इसके एक तरह से पार्ट 1 के बारे में जितनी भी अपडेट है सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। 1995 में एक परिचित ने कश्यप को शिवम नायर से मिलवाया। जिस दिन वे मिले, कश्यप ने नायर के घर पर टैक्सी ड्राइवर 1976 देखी और फिल्म ने उन्हें कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया। श्रीराम राघवन, श्रीधर राघवन और शिव सुब्रमण्यम की टीम 2 परियोजनाओं पर काम कर रही थी, जिनमें से एक लघु टीवी श्रृंखला ऑटो नारायण थी, जो सीरियल किलर शंकर के जीवन पर आधारित थी। दूसरी कश्यप द्वारा लिखित एक फिल्म थी। 13 ऑटो नारायण में देरी हुई क्योंकि सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही थी। कश्यप ने स्क्रिप्ट दोबारा लिखी और उन्हें इसका श्रेय भी मिला, लेकिन इसे हटा दिया गया। 14161997 में उन्होंने हंसल मेहता की पहली फिल्म जयते की पटकथा लिखी, जो सिनेमाघरों में रिलीज होने में असफल रही। 18 और टीवी श्रृंखला कभी कभी 1997 के एपिसोड 1998 में अभिनेता मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को एक फिल्म लिखने के लिए उनका नाम सुझाया। 20 वर्मा को कश्यप की ऑटो नारायण पसंद आई और उन्होंने अपनी अपराध फिल्म सत्या 1998 की पटकथा लिखने के लिए उन्हें सौरभ शुक्ला के साथ काम पर रखा। 12-14 सत्या एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। 21-22 और इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। 23-24 बाद में उन्होंने कौन 1999 की पटकथा लिखने और शूल 1999 के लिए संवाद लिखने में वर्मा के साथ सहयोग किया। 1999 में उन्होंने एक लघु फिल्म बनाई जिसका शीर्षक था टेलीविजन के लिए लास्ट ट्रेन टू महाकाली। नायर के साथ काम करते समय कश्यप को 1976 में पुणे में हुई जोशी अभ्यंकर सिलसिलेवार हत्याओं से संबंधित फाइलें मिलीं, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म 5 के लिए प्रेरणा बनी। 26-27 एक रॉक बैंड के 5 दोस्तों के समूह के बारे में एक अपराध थ्रिलर जो अपराधी बन जाते हैं। 28 फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा। 29 क्योंकि बोर्ड को लगा कि यह सेक्स, ड्रग्स और जश्न मनाने वाली हिंसा से निरुत्साहित ढंग से निपटती है। 30 इसे 2001 में बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 31 लेकिन निर्माता द्वारा सामना की गई कुछ समस्याओं के कारण इसे जारी नहीं किया गया। इन वर्षों में उन्होंने पैसा वसूल 2004, मणिरत्नम की युवा 2004, कनाडाई फिल्म वाटर 2005, मैं ऐसा ही हूँ 2005 और मिक्स्ड 2006 सहित कई फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। 2003 में ऑल्विन कालीचरण बनाने के असफल प्रयास के बाद 32 कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे पर काम करना शुरू किया, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बारे में हुसैन जैदी की नेमसेक किताब पर आधारित फिल्म थी। 33-34 बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बम विस्फोट मामले में फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। यह निर्णय 1993 के बम विस्फोटों के आरोपियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया, जिसमें उनके मामले के आधार पर फिल्म की रिलीज को चुनौती दी गई थी। 35 फिल्म को 2007 में सेंसरशिप मंजूरी मिल गई और सार्वभौमिक प्रशंसा मिलने के 2 साल बाद इसे रिलीज किया गया। निखत काज़मी फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और उल्लेख किया, यह वास्तव में बनाने के लिए एक कठिन फिल्म थी, फिर भी निर्देशक सभी ढीले धागों से जूझने में कामयाब रहे और उन्हें एक समग्र रूप में एक साथ रखा। इतना ही नहीं, फिल्म यह एक सशक्त थ्रिलर की तरह चलती है,
बिना किसी विचारधारा के सीपिया फ्रेम को रंगने के। उसी वर्ष कश्यप ने स्टीफन किंग की लघु कहानी क्विटर्स इंक को नो स्मोकिंग में रूपांतरित किया। एक श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बारे में एक अतियथार्थवादी थ्रिलर जो एक ऐसे व्यक्ति के चक्रव्यूह में फंस जाता है जो गारंटी देता है कि वह उसे धूम्रपान छोड़ देगा। 39 विशाल भारद्वाज के संगीत के साथ जॉन अब्राहम, आयशा टाकिया, रणवीर शौरी और परेश रावल अभिनीत इस फिल्म का प्रीमियर रोम फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 40 नो स्मोकिंग को जबरदस्त नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस असफल रही। 41-42 CNN IBN के राजीव मसंद ने इसे भारी निराशा कहा। 43 वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रिटर्न ऑफ हनुमान थी, जो हिंदू भगवान हनुमान के कारनामों के बारे में एक एनिमेशन फिल्म थी। 44 2009 में कश्यप की 2 रिलीज हुई। देव डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित एक समकालीन रचना है। यह बंगाली उपन्यास का 12वां फिल्म रूपांतरण था। 45 अभय देओल अभिनीत, जिन्होंने वास्तव में फिल्म का मूल विचार कश्यप को दिया, माही गिल और नवागंतुक कल्की कोचलिन ने क्रमशः पारो और चंद्रमुखी के पात्रों को चित्रित किया। फिल्म को आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा और मजबूत बॉक्स ऑफिस मिले। गुलालक राजनीतिक ड्रामा उस वर्ष उनकी अंतिम रिलीज थी। कश्यप ने 2005 में फिल्म पर काम करना शुरू किया और 2006 में फिल्म का 70-80% काम पूरा कर लिया था, जब इसके निर्माता बीमार पड़ गए। बाद में जी मोशन पिक्चर्स को अपने हाथ में ले लिया और अंततः 2008 में समाप्त हुई और 13 मार्च 2009 को रिलीज हुई। 1650 अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 3 स्टार दिए और कश्यप को यश चोपड़ा विरोधी कहा। 51 सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मुंबई कटिंग 2010 एक एंथोलॉजी फिल्म उनकी अगली निर्देशित फिल्म थी। इसमें 11 निर्देशकों द्वारा बनाई गई 11 लघु फिल्में शामिल थीं। 53 उन्होंने एक लघु फिल्म का निर्देशन किया। इसका प्रीमियर 2008 के लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 54 उड़ान 2010 के लिए एक प्रेस मीट में कश्यप। 2011 में कश्यप ने दैट गर्ल बूट्स का निर्देशन किया, जो एक थ्रिलर थी जिसमें कल्की कोचलिन ने अभिनय किया था, जिन्होंने उनके साथ फिल्म का सह लेखन भी किया था। 55 फिल्म को 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म, 67वें वेनिस इंटरनेशनल लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म फेस्टिवल सहित इंडियन फिल्म फेस्टिवल था। 56-57 13 दिनों में शूट की गई यह फिल्म सितंबर 2011 में रिलीज हुई थी। 58 रोजर एबर्ट इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए। अधिकांश हिंदी फिल्मों की तुलना में चरित्र चालित फिल्म और शहर के साथ साथ इसके नायक के चित्रण की प्रशंसा की। इस तरह की फिल्म भारत का एक बिल्कुल अलग दृश्य प्रदान करती है, जो आप सुखों और अतिरेक में पा सकते हैं। बॉलीवुड के 2012 में कश्यप अपने महत्वाकांक्षी निर्देशन उद्यम गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ आए, जिसे 2012 के कांस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, 60 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, 61 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, 62 और 2013 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। 63 कलाकारों से भरपूर यह फिल्म 1940 के दशक से लेकर 2009 तक की कहानी के साथ धनबाद के कोयला माफिया पर केंद्रित 2 भाग की अपराध गाथा थी। पहला भाग 22 जून को जारी किया गया था और दूसरा 8 अगस्त को जारी किया गया था। 2012 दोनों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लोचकों से समान रूप से सराहना मिली। 64, 65, 66, 67 दोनों फिल्मों के संयुक्त बजट ने इसे बॉक्स ऑफिस सफल बनाया। 68, 69 2013 में कश्यप ने दैट डे आफ्टर एवरी डे किया,
जो 20 मिनट की एक लघु फिल्म थी जो यूट्यूब पर रिलीज हुई थी। मुख्य भूमिका में राधिका आप्टे, गीतांजलि थापा और संध्या मृदुल हैं। इसमें 3 कामकाजी महिलाओं की कहानी दिखाई गई है जो हर दिन अपने घर के अंदर और बाहर परेशानियों का सामना करती हैं और कैसे वे उनसे उबरती हैं। छेड़छाड़ और सार्वजनिक छेड़छाड़ जैसे मुद्दों से निपटने वाले इस वीडियो को 2 दिन में 4 लाख हिट मिले। 70 परियोजना के उद्देश्य के बारे में बोलते हुए कश्यप ने समाधान पेश किए बिन लोगों को गुस्सा दिलाने का अपना इरादा दिखाया। 71 उसी वर्ष उन्होंने दिबाकर बनर्जी, जोया अख्तर के साथ मिलकर काम किया और करण जौहर एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के 4 खंडों में से एक मुरब्बा का निर्देशन करेंगे। इसे भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। 72, 73 और 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 74 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 75 लेकिन आलोचकों द्वारा इसे खूब सराहा गया। 76, 77 उनकी अगली फिल्म अगली 2014 थी, जो एक संघर्षरत अभिनेता की बेटी के अपहरण और उसके बाद की घटनाओं के बारे में एक थ्रिलर थी। इसे 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में निर्देशकों के पखवाड़े खंड में प्रदर्शित किया गया था, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। 78 फिल्म में धूम्रपान के चित्रण पर सेंसरशिप के मुद्दे को लेकर फिल्म की नाटकीय रिलीज 1 साल से अधिक समय तक रोक दी गई थी। 79-80 हालांकि इसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा के लिए 26 दिसंबर 2014 को रिलीज किया गया था। 81-82 बॉम्बे वेलवेट के दूसरे ट्रेलर लॉन्च पर कश्यप की अगली रिलीज बॉम्बे वेलवेट 2015 थी, जो 1960 के दशक में बॉम्बे पर आधारित एक पीरियड फिल्म थी जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इतिहासकार ज्ञान प्रकाश की किताब मुंबई फेबल्स पर आधारित थी। इसमें रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर हैं। 83 फिल्म का सह संपादन अकादमी पुरस्कार विजेता संपादक थेल्मा शूनमेकर द्वारा किया गया था, जो मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ अपने सहयोग के लिए जानी जाती हैं। 84 15 मई 2015 को रिलीज हुई। कुछ आलोचकों ने इसके रेट्रो लुक, प्रदर्शन, स्टाइल और संगीत की सराहना की, लेकिन इसकी लड़खड़ाती कहानी की आलोचना की। 85-86 यह बॉक्स ऑफिस असफलता के रूप में भी उभरी। 87-88 बॉम्बे वेलवेट कश्यप का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसकी असफलता से उन्हें बहुत निराशा हुई। आलोचक राजीव मसंद के साथ एक साक्षात्कार में कश्यप ने कहा कि एक समय वह भारत छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ के लोग उनकी फिल्मों को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वह फिल्म के बजट का प्रबंधन नहीं कर पाए। 89 2016 में कश्यप ने रमन राघव 2.0 का सहलेखन और निर्देशन किया, जो कुख्यात सीरियल किलर राघव से प्रेरित एक थ्रिलर थी। इसमें विक्की कौशल के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म का प्रीमियर 2016 सिडनी फिल्म फेस्टिवल और 2016 कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में किया गया, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 90-91 रमन राघव 2.0 पर काम करने के बाद कश्यप को मुक्काबाज के विनीत कुमार सिंह से एक स्क्रिप्ट मिली। उन्हें शुरुआती स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, लेकिन 10 मिनट का हिस्सा देखकर वे उत्साहित हो गए, जो पहले उनके सामने नहीं आया था। 92 इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ 10 मिनट को आधार बनाकर स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा। 92 सिंह ने फिल्म के लिए खुद को 6 महीने तक प्रशिक्षित किया। 93 फिल्म को 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म मुंबई फिल्म फेस्टिवल किया गया था और 12 जनवरी 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 94 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी इसे हाल के दिनों में मुंबई फिल्म उद्योग से आई सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक कहा गया। 95-2018 में
कश्यप ने एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज के लिए फिर से बनर्जी, अख्तर और जौहर के साथ सहयोग किया। वासना के विषय पर आधारित इसमें महिला दृष्टिकोण से बताई गई कहानियां थीं। 96 कश्यप की कहानी में राधिका आप्टे और आकाश ठोसर थे। यह फिल्म 15 जून 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 97 इसके बाद भारत की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज क्राइम थ्रिलर सीक्रेट स आई, जो विक्रम चंद्रा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 98 कश्यप ने विक्रमादित्य मोटवानी के साथ श्रृंखला का सह निर्देशन किया। शो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 99 100 जीक्यू के लिंकन मिशेल ने इसे वर्षों में सर्वश्रेष्ठ नेटफ्लिक्स मूल कहा। 101 वर्ष की उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म मनमर्जियां थी, जो पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रेम त्रिकोण थी, जिसमें अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू और विक्की कौशल ने अभिनय किया था। कनिका ढिल्लन द्वारा लिखित फिल्म का प्रीमियर 2018 टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में किया गया था और सकारात्मक समीक्षा के साथ 16 सितंबर को भारत में रिलीज किया गया था। 102-103 दिसंबर 2019 में कश्यप ने थ्रिलर फैक्ट्री नामक ऑडियो वेब सीरीज लॉन्च की, जिसे उन्होंने अमेज़न के ऑडिबल सुनो एप्लीकेशन के लिए निर्देशित किया। इसमें तब्बू और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाजें हैं। 104 2020 अगले वर्ष कश्यप हॉरर एंथोलॉजी फिल्म गोस्ट स्टोरीज का निर्देशन करने के लिए अपनी लस्ट स्टोरीज टीम के साथ फिर से जुड़ गए। उनकी कहानी एक गर्भवती महिला के बारे में थी जो चिंता से गुजर रही थी। इसे 1 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 105 उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा और उसी पर अपने निर्देशित उद्यम चोक्ड 2020 को रिलीज किया। सयामी खेर और रोशन मैथ्यू अभिनीत यह फिल्म एक बैंक कैशियर की कहानी बताती है, जिसे अपनी रसोई के सिंक में छिपा हुआ नकदी का भंडार मिलता है। 106 2022 में कश्यप ने साइंस फिक्शन थ्रिलर किया। यह फिल्म 2018 की स्पेनिश फिल्म मिराज की आधिकारिक रीमेक है। यह लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में शुरू हुआ और 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 107 दोबारा को द वायर के तनुल ठाकुर के साथ ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें लिखा था, एक तीव्र अनुकूलन फिल्म जितना स्वीकार करने की परवाह करती है उससे कहीं अधिक गहरी है और कभी नहीं एक अनुदेशात्मक मोड में चला जाता है। 108 दोबारा रिलीज करने के कुछ ही महीनों बाद कश्यप ने डीजे मोहब्बत के साथ ऑलमोस्ट प्यार नामक एक और निर्देशित फिल्म रिलीज की। संगीतमय रोमांटिक ड्रामा में अलाया एफ और नवोदित करण मेहता ने अभिनय किया। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2022 माराकेच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फिल्म 3 फरवरी 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। 109 2023 में कश्यप ने थ्रिलर फिल्म लिखी और निर्देशित की। वह शुरू में विक्रम को कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने फिल्म का नाम विक्रम के असली नाम पर रखा था। हालांकि कुछ गलत संचार के कारण वे एक साथ काम नहीं कर सके। 110 यह भूमिका अंततः राहुल भट्ट को मिली। सनी लियोनी भी अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 111 निर्माता कश्यप ने 2009 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी अनुराग कश्यप फिल्म्स की स्थापना की, जिसका प्रबंधन गुनीत मोंगा द्वारा किया जाता है। 112-113 कंपनियों की पहली फिल्म क्रिटिकल हिट उड़ान 2010 थी, जिसे 2010 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड में प्रदर्शित किया गया था। 114-115 तब से उन्होंने शैतान 2011, चटगाम 2012, अया 2012, लव शव ते चिकन खुराना 2012 और शॉर्ट्स 2013 सहित कई परियोजनाओं का निर्माण किया है।
116 उन्होंने कई फिल्मों का सह निर्माण भी किया है जो फिल्म समारोह में गई हैं, लेकिन अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई हैं, जिनमें माइकल पेडलर्स और मॉनसून शूटआउट शामिल हैं। 11/7/2012 में कश्यप ने द लास्ट का निर्माण किया, जो 12 निर्देशकों की 10 मिनट की लघु फिल्में बनाने वाली भारत की पहली सहयोगी फीचर, जिसमें प्रत्येक फिल्म उनके द्वारा लिखी गई एक बड़ी कहानी का हिस्सा थी। 118 2013 में उनकी कंपनी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक द लंच बॉक्स का सह निर्माण किया, जिसे अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जीवनी नाटक शाहिद के साथ। 119-120 उसी वर्ष कश्यप ने वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स इज विजुअल जर्नी विषय पर 5 लघु फिल्मों का सह निर्माण किया। 121 लघु फिल्में मोई मरजानी, चाय, हिडन, गीक आउट, एपिफेनी थीं। 122 उन्होंने इसमें क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। अमिताभ बच्चन अभिनीत। तो दोस्तों, आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज इन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, मूवी हो, उनकी एक्सप्लेनेशन और अपडेट की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब इसके कास्टिंग के बारे में थोड़ी डिटेल बाकी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ी अपडेट है, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अभिनेत्री राधिका आप्टे के बारे में। राधिका आप्टे जन्म 7 सितंबर 1985 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और कुछ तमिल, मराठी, तेलुगु, बंगाली और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू किया और हिंदी फंतासी वा में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। लाइफ हो तो ऐसी 2005। आप्टे की पहली मुख्य भूमिका 2009 के बंगाली सामाजिक नाटक अंथीम में थी। उन्होंने 2015 की अपनी 3 बॉलीवुड प्रस्तुतियों में सहायक भूमिकाओं के लिए ध्यान आकर्षित किया: बदलापुर, कॉमेडी हंटर और जीवनी फिल्म माझी द माउंटेन। 2016 की स्वतंत्र फिल्म फोबिया और पार्च्ड में उनकी प्रमुख भूमिकाओं ने उनकी प्रशंसा अर्जित की। 1-2 मार्च 2018 में आप्टे ने 3 नेटफ्लिक्स प्रस्तुतियों में अभिनय किया: एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज, थ्रिलर श्रृंखला सेक्रेड गेम्स 4 और हॉरर मिनी घोल 5। इनमें इससे पहले काम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 6 तब से उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्मों रात अकेली है 2020 और मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 में अभिनय किया है और अमेरिकी फिल्म ए कॉल टू 2019 में नूर इनायत खान की भूमिका निभाई है। स्वतंत्र फिल्मों में अपने काम के अलावा आप्टे ने मुख्यधारा की फिल्मों में भी मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जैसे तमिल एक्शन फिल्म 2016, हिंदी जीवनी फिल्म 2018 और हिंदी ब्लैक कॉमेडी ब्लैक 2018, जो सभी व्यावसायिक रूप से सफल रहे। उनकी शादी 2012 से लंदन स्थित संगीतकार बेनेडिक्ट टेलर से हुई है। राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को वेल्लोर, तमिलनाडु में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर में पढ़ रहे थे और डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। 7-8 उनके पिता डॉ. चारुदत्त आप्टे बाद में न्यूरोसर्जन और सह्याद्री अस्पताल, पुणे के अध्यक्ष बने। 9 अक्टूबर 2011 वह फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे से अर्थशास्त्र और गणित में स्नातक हैं।
12, 13, 14 पुणे में वह शुरू में एक नियमित स्कूल में पढ़ती थी और फिर उसी इमारत में रहने वाले उनके माता पिता द्वारा 4 दोस्तों के साथ घर पर ही पढ़ाई की जाती थी, जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे नियमित स्कूली शिक्षा प्रणाली से गुजरें। आप्टे को यह अनुभव मुक्तिदायक लगा क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पुणे में बड़े होने के दौरान आप्टे ने कथक प्रतिपादक रोहिणी भाटे से 8 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। 15 यही वह समय था जब आप्टे पुणे में थिएटर से जुड़ गए और उन्होंने फिल्मों से जुड़ने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ महीने बाद आप्टे मुंबई में अपने अनुभव से हतोत्साहित हो गईं और पुणे में अपने परिवार के पास लौट आईं। आप्टे ने 2018 में स्कूप वूप के साथ एक साक्षात्कार में इन समयों को एक सीखने वाला लेकिन मनोबल तोड़ने वाला अनुभव बताया, जिसमें उन्होंने वेतन के साथ काम चलाया। थिएटर भूमिकाओं से 8,000 रुपये से 10,000 रुपये और गोरेगांव में अजीब घर मालिकों और रूममेट्स के साथ रहना पड़ा, जहां वह एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। इस दौरान आप्टे ने अपनी पहली फिल्म, एक मराठी फिल्म घोमाला असला हवा 2009 में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने रक्त चरित्र 2 और मैं हूं में अभिनय किया। 8 पुणे लौटने पर आप्टे ने 1 साल के लिए लंदन जाने का रातों-रात फैसला किया, जहां उन्होंने 1 साल के लिए लंदन के ट्रिनिटी लाबान संगीत और नृत्य संगीत विद्यालय में समकालीन नृत्य का अध्ययन किया। 16 आप्टे ने कहा कि लंदन में उनका अनुभव जीवन बदलने वाला था, क्योंकि उन्हें पेशेवर रूप से काम करने का एक बिल्कुल अलग और मुक्तिदायक तरीका मिला। वहां उनकी मुलाकात अपने भावी पति बेनेडिक्ट से हुई, जो बाद में उनके साथ पुणे चले गए। अपने काम के लिए नियमित रूप से मुंबई यात्रा करते थे, जबकि आप्टे अपने पहले के अनुभव के कारण अभी भी मुंबई वापस नहीं लौटना चाहते थे। 1 साल के बाद वह अंततः मुंबई जाने के लिए सहमत हो गई और मुंबई में उसका दूसरा अनुभव कहीं अधिक सकारात्मक था, क्योंकि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। 8 प्रारंभिक भूमिकाएं 2005-10 आप्टे पहली बार हिंदी फिल्म वाह में एक छोटी भूमिका के साथ दिखाई दिए। लाइफ हो तो ऐसी 2005 में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने एक प्रोजेक्ट सिर्फ मनोरंजन के लिए किया। 15 अभिनेता राहुल बोस, जिन्होंने आप्टे को अनाहिता ओबेरॉय के नाटक बॉम्बे ब्लैक में अभिनय करते देखा था, ने निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी को उनका नाम सुझाया, जिन्होंने उन्हें अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 17 बंगाली फिल्म अंथीन में अपर्णा सेन शर्मिला के साथ लिया। टैगोर और राहुल बोस, उन्होंने अंतहीन में एक टीवी पत्रकार बृंदा रॉय मेनन की भूमिका निभाई। 13 रिद्धिमा सील के लिए लेखन टाइम्स ऑफ इंडिया ने आप्टे को एक रहस्योद्घाटन कहा। आगे कहा, हजारों शब्द बोलने वाली आंखों के साथ काम के प्रति उसका जुनून और उसके दिल का अकेलापन जब वह हर रात उस विशेष अजनबी के साथ बातचीत करने का इंतजार करती है तो यह सही तालमेल बिठाता है। 18 2009 में आप्टे की पहली भारतीय रिलीज केबीसी प्रोडक्शंस की सुमित्रा भावे और सुनील सुखठांकर की घोमाला असला हवा थी, जिसमें वह एक गांव की लड़की सावित्री के रूप में दिखाई दी। बाद में उन्होंने भावे और सुखठंकर के साथ फिर से हिंदी डॉक्यूमेंट्री मोर देखने जंगल में काम किया। 12 उसी वर्ष उन्होंने जतिन वागले की एक भारतीय मानूस 19 आकाश खुराना की लाइफ ऑनलाइन बीपीओ में काम करने वाले युवाओं के एक समूह और अमोल पालेकर की भारतीय फिल्म समांतर में भी काम किया। 13-2010 में उन्हें देखा गया था मनीष प्रेमनाथ की थ्रिलर द वेटिंग रूम, राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र और उसके सीक्वल में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिए। लंदन से लौटने पर आप्टे को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन हिंदी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उनके शब्दों में उन्हें इससे बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि वह उस फिल्म में काम करने के लिए बहुत मोटी थीं। 8 2011 में
आपटे एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स फिल्म आई एम और शोर इन द सिटी में द सिटी। उन्होंने हाँ भारत माझा 2012 में भावे सुखथांकर जोड़ी के साथ तीसरी बार काम किया। यह फिल्म अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रेरित थी, जिसे 14 दिनों में शूट किया गया था, 21 और विभिन्न फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया था। 22-2-3-2-4-2-0-1-2 में उनकी 2 अन्य रिलीज थी, मराठी में तुकाराम और उनकी पहली तमिल फिल्म धोनी पतली परत। बाद में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सीमा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2013 में उन्हें बंगाली फिल्म रूपकथा 9 में देखा गया था। 25 अपने किरदार के बारे में उन्होंने कहा, मैं एक आईटी इंजीनियर सानंद का किरदार निभा रही हूं, जो एक 3 साल के बच्चे की अकेली मां है। सानंद का एक भयानक अतीत था जो उसे परेशान करता रहता है। 26 आपटे की 2014 की पहली 4 रिलीज क्रमशः पोस्टकार्ड, पेंडुलम 27, लीजेंड 28 और वेट्री सेल्वन 3 भाषाओं में थीं, बंगाली, तेलुगु और तमिल, जिसके बाद उनकी एक और फिल्म लाई भारी रिलीज हुई, लंगर, जिसे आपटे ने जादुई यथार्थवाद पर एक कहानी के रूप में वर्णित किया है, जो आपको समानांतर वास्तविकताओं या स्पष्ट वास्तविकताओं की कई परतों के माध्यम से ले जाती है। 29, जिसमें उन्होंने एक कामकाजी महिला की भूमिका निभाई थी जो एक कम उम्र के आदमी के साथ रिश्ते में थी। 30, जबकि वेट्री सेल्वन उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई थी। 31, लीजेंड और लाई भारी व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बाद में शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया। 32, और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। 33, 2015 में आपटे को पहले 8 महीनों में रिलीज हुई 6 फीचर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान मिली। वर्ष की पहली रिलीज श्रीराम राघवन की बदलापुर में उनकी एक छोटी सहायक भूमिका थी, जिसके लिए उन्होंने 6 दिनों तक शूटिंग की। 34, फिल्म के उत्तरार्ध में केवल थोड़े समय के लिए दिखाई देने के बावजूद 3 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक रूप से पहचाना और सराहा गया। 35, 36, कई आलोचकों ने कहा कि वह कलाकारों की टोली में सबसे अलग थीं। 37, 38, 39, 40, विशेष रूप से रेडिफ के राजा सेन ने लिखा कि वह सनसनीखेज थीं और संभवतः फिल्म के सबसे बेहतरीन क्षण में दिखाई दीं। 41, मलयालम रिलीज हरम भाषा में उनकी पहली और तेलुगु रिलीज लायन के बाद उनकी अगली हिंदी रिलीज सेक्स कॉमेडी हंटरर थी, जिसका निर्देशन हर्षवर्धन कुलकर्णी ने किया था। 42, हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 43, आपटे ने फिर से अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की, जबकि मिड डे कॉम से शुभा शेट्टी साहा ने उन्हें बिल्कुल यथार्थवादी भूमिका में उत्कृष्ट बताया। 44, फिल्मफेयर के रचित गुप्ता ने लिखा, जब आप इस पर हों तो एक पुरस्कार राधिका आप्टे को सौंप दें। वह वास्तव में अपने आप में आ जाती है, एक ऐसे किरदार में जो अपरंपरागत और आश्चर्य से भरा है। 45, बदलापुर और हंटरर के साथ व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने और आपटे की आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल करने के साथ ही उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। उन्होंने मुख्यधारा के बॉलीवुड परिदृश्य में प्रवेश किया। मीडिया ने उन्हें बॉलीवुड की नवीनतम सनसनी करार दिया। 46, 2 बॉलीवुड की नई गो टू। 47, और भारतीय सिनेमा में नया स्थिरांक। 48, हफपोस्ट इंडिया ने लिखा, राधिका आप्टे स्टारडम की राह पर हैं, चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं। 1949 अगस्त के अंत में उनकी 2 और हिंदी फिल्में केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जीवनी पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन पर आधारित है, जिसमें आपटे ने मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी की भूमिका निभाई है। और कौन कितने पानी में, पानी की कमी पर व्यंग्य, जिसमें आपटे एक कृषि स्नातक हैं, 1 सप्ताह के अंतर पर रिलीज हुई। 51-48 उनकी अगली फिल्म तमिल गैंगस्टर ड्रामा कबाली थी, जिसमें उन्हें रजनीकांत की पत्नी के रूप में दिखाया गया था।
रिलीज होने पर उनके प्रदर्शन को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी साबित हुई। 52 2018 में आप्टे ने बाल्की की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन में अक्षय कुमार के साथ सह अभिनय किया, जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक लघु कहानी पर आधारित थी। यह तमिलनाडु के अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था। 53 आप्टे की भूमिका एक शर्मीली गृहिणी की थी, जिसका पति कुमार कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन का आविष्कार करता है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने लिखा, राधिका आप्टे हमेशा की तरह एक दृश्य चोरी करने वाली है। वह यह सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान देती है कि नायक और उसकी पत्नी के बीच आदान प्रदान मूर्खता में न बदल जाए। 54 आप्टे ने अपने निर्देशन की शुरुआत द स्लीप वॉकर्स से की, जिसमें गुलशन देवैया और शहाना गोस्वामी ने अभिनय किया था। स्लीप वॉकर्स बेस्ट मिडनाइट शॉर्ट के तहत पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल शॉर्ट फेस्ट 2020 में प्रतिस्पर्धा में है। 55 आप्टे की आने वाली फिल्मों में 3 हिंदी भाषा परियोजनाएं शामिल हैं। द रोहित कर्ण बत्रा की पहली फीचर फिल्म यादव की पार्चड, एक अमेरिकी भारतीय सह उत्पादन 57 और बॉम्बेरिया, एक इंडो ब्रिटिश उत्पादन 58-59 और एक तमिल परियोजना उला। आप्टे रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, 12 और कई मंच नाटकों का हिस्सा रहे हैं, ज्यादातर हिंदी भाषा में। वह अपने गृहनगर में मोहित तकलकर की थिएटर मंडली आसक्त कलामंच से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने रेहान इंजीनियर के साथ तू, पूर्ण विराम, मात्रा रात्रा और सैमुअल बेकेट के दैट टाइम नाटकों में अभिनय किया है। 13 उन्होंने एक व्यावसायिक हिंदी नाटक कन्यादान और बॉम्बे ब्लैक नामक एक अंग्रेजी नाटक भी प्रस्तुत किया। 192013 में वह उन्हें पूरे शहर एक नामक एक भारतीय नाटक का हिस्सा थीं, जो का एक रूप आंतरण था। टोस्ट पर गिरीश कर्नाड का बेंदा कालू, बेक्ड बीन्स ऑफ टोस्ट। उन्होंने यह भी कहा है कि वह लंदन में एक अंग्रेजी नाटक करने की योजना बना रही हैं। 60 आप्टे ने कहा है कि वह प्रायोगिक थिएटर में काम करना पसंद करती हैं। राधिका आप्टे ने कई लघु फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें दरमिया शामिल हैं। 61 जिसमें उन्होंने एक कॉलेज लड़की एकता और वक्रतुंड स्वाहा की भूमिका निभाई, जिसे आशीष अविकुंठक ने 12 वर्षों की अवधि में फिल्माया था। 62-63 उन्होंने छेड़छाड़ पर बनी अनुराग कश्यप की फिल्म दैट डे आफ्टर में मुख्य भूमिकाओं में से एक भूमिका निभाई, जो 2012 में यूट्यूब पर रिलीज हुई। 64 उन्होंने सुजॉय घोष की 2015 में शीर्षक भूमिका निभाई है। बंगाली लघु फिल्म अहल्या। आप्टे की मुलाकात बेनेडिक्ट टेलर से 2011 में लंदन में अपने साल भर के विश्राम के दौरान हुई थी, जब वह समकालीन नृत्य सीखने गई थीं। 11 अक्टूबर 2012 में निर्देशक सारंग सथाए, जो कि राधिका के मित्र हैं, ने कहा कि दोनों लंबे समय से एक साथ रह रहे थे और मार्च 2013 में आधिकारिक समारोह आयोजित होने से एक महीने पहले एक पंजीकृत विवाह हुआ था। 1166 आप्टे ने भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने भारत में मीटू आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां इसमें भाग लें तो इससे बदलाव आ सकता है। भूमि पेडनेकर एक उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्री है। एक अभिनय का काम करने से पहले उन्होंने यश राज के बैनर के नीचे सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने उसी कंपनी के साथ 3 फिल्मों के समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने वर्ष 2015 में रिलीज हुई फिल्म दम लगा के हईशा के द्वारा अपना बॉलीवुड में पदार्पण किया। 2 फिल्म ने रिलीज के बाद अच्छा कारोबार किया और लोगों ने उनके काम की काफी प्रशंसा भी की।
इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। भूमि का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में जुहू स्थित आर्य विद्या मंदिर में पूरी की। उनके पिता महाराष्ट्र से हैं और मां हरियाणा से हैं। उनकी एक फिल्म दम लगा के हईशा फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इस फिल्म में वह अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ नजर आई थी। फिल्म में उन्होंने एक शादीशुदा औरत का किरदार निभाया था। फिल्म ने भारत में अच्छा कारोबार किया है। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स और इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार सहित 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2017 में वह सह अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म शुभ मंगल सावधान में नजर आ रही हैं। 3. इस फिल्म से पूर्व स्वच्छ भारत के मिशन पर बनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी उनका अहम किरदार है। पेडनेकर का अभिनय डेब्यू यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और शरद कटारिया द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के हईशा 2015 में आयुष्मान खुराना की अधिक वजन वाली पत्नी के रूप में हुआ। तैयारी में उन्होंने लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया। राजीव मसंद ने समीक्षा की, पेडनेकर ने एक सुनिश्चित मोड़ के साथ फिल्म को चुरा लिया, सहजता से आपको संध्या की देखभाल करने के लिए मजबूर किया, बिना उसे एक गाली गलौज करने वाले आत्मदया करने वाले व्यंग्यकार के रूप में कम किए बिना। 10 फिल्मांकन के बाद उन्होंने अपना वजन कम करना शुरू कर दिया और अपने सोशल मीडिया से इस प्रक्रिया के तरीकों और युक्तियों को साझा किया। 8-11 व्यावसायिक रूप से सफल दम लगा के हईशा ने जीत हासिल की। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पेडनेकर को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 12 उस वर्ष उन्हें वाई फिल्म्स की 4 भाग वाली मिनी वेब श्रृंखला मैंस वर्ल्ड में दिखाया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की। इसकी सीरीज भी आई है और साथ ही साथ इसकी मूवी भी आई है। तो आज इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका प्री प्रोडक्शन, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ रिव्यू। साथ ही साथ दोस्तों आप भी किसी भी सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, अपडेट, एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे सीरीज या मूवी का नाम लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको यदि एक तरह से ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हमने इस एक तरह से इसके बारे में सारी डिटेल जानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।